मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था तो आर्ट्स फैकल्टी आप जानते हैं हर यूनिवर्सिटी की सबसे ज़्यादा नटोरियस होती है। अब क्योंकि उनको पता नहीं है, बेचारे शहर से आए हैं जो हमारे यूनिवर्सिटी से बाहर का, अब वो कह रहे हैं असलम भाई मुहर्रम मुबारक हो। भाई साहब, अब उनको ये पता ही नहीं है कि ये कोई, भाई साहब ये मुबारक देने का फेस्टिवल नहीं है, लेकिन चिल्ला चिल्ला के भाई दे रहा है, 4 लोगों को और बता रहा है। तो जहां आपकी इंफॉर्मेशन नॉलेज अपने साथियों के बारे में यह हो, तो आप फिर कैसे किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। लिहाजा इस्लाम, कुरान, ये सब एक बहुत बड़ा चैलेंज है दुनिया के लिए। पूरी दुनिया आपके न्यूक्लियर पावर को माने या ना माने, आप विदेशी अखबार पढ़िए, पूरी दुनिया आपके साथ एक बात में आपकी ताकत को मान रही है, या मान रही है कि उनकी मजबूरी है, दोनों में से कोई भी चीज आप मान लें। पूरा यूरोप कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, इस्लामिक आतंकवाद से सिर्फ हिंदुस्तान के अलावा कोई नहीं लड़ सकता। और इसलिए नहीं कि हमारे पास बहुत सारे बम हैं, ये वजह नहीं है। आप इस सोच से पिछले 700 सालों से लड़ रहे हो। आप लड़ते 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 आपके अंदर रेजिस्टेंस आ गया है। आप कंफ्यूज नहीं हो, कुछ परसेंट लोग कंफ्यूज हैं। यूरोप में लोग लड़ ही नहीं सकते क्योंकि 100 साल से वो लड़े नहीं हैं। उनकी सेनाएं सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त के लिए निकलती हैं बाहर, और कोई काम ही नहीं करती। हम तो लगातार लड़ रहे हैं। हमारी प्रैक्टिस कश्मीर में भी जारी है, हमारी प्रैक्टिस माओवाद में भी जारी है, छत्तीसगढ़ में भी जारी है। हम तो रोज लड़ रहे हैं, और रोज उस मानसिकता से आइडियोलॉजिकल लेवल पर, इंटेलेक्चुअल लेवल पर हम लड़ रहे हैं। तो यूरोप को क्यों लगता है कि साहब आप इस्लामिक आतंकवाद से लड़ सकते हैं? वो आप पे भरोसा कर रहे हैं, आप अपने ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं। इसका ये कोई मतलब नहीं है कि इस्लामिक आतंकवाद से लड़ने के लिए आप निकलिए और 2 मुसलमान को चांटे मार दीजिए निकल के, ये मेरा कोई मतलब नहीं है। आपका कंफ्यूजन यहां खत्म हो जाए, यहां ठीक हो जाए आप, और इससे न शर्माएं कि मेरे ये कहने से कोई नाराज हो जाएगा, क्योंकि दूसरों ने आपकी नाराजगी की चिंता नहीं की, मुल्क बांटने के बाद भी नहीं की। वो कहते हैं इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, हम भी मानते हैं इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, लेकिन फर्क यह है कि पीस की डेफिनेशन और पीस की स्पेलिंग अलग अलग है। लिहाजा हम तो दुनिया के वो मुल्क हैं, मात्र 70 साल पहले, 70 साल पहले ये मुल्क बटा है। किन कारणों से बटा है? और ये जब बटा है जब हमको सुबह शाम घुट्टी पिलाई गई। इस देश की आज़ादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिलकर लड़ रहे थे, मैंने माना, इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन जहां इतना भाई भाई का सैलाब बह रहा था, यकायक मुल्क बढ़ते ही 21 लाख लोग मर गए। वो हिंदू भी मरे, सिख भी मरे, मुसलमान भी मरे। ये नफरत सिर्फ इमीडिएट हो सकती है कि एक घटना घटी और आपने इतने लोगों को मार दिया, 2 4 10 मरते तो समझ में आता था। इसका मतलब है कि एजेंडा कुछ और था, लड़ रहे थे अपने अपने एजेंडे के लिए आप, और आपको मौका मिला, आपने काम किया। और जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाने की डिमांड की, यह भी भारत की आंतरिक सुरक्षा को खतरा है कि जिन्होंने मांग की वो नहीं गए। उन्होंने बनवा तो दिया, गए नहीं। 5% मुश्किल से अब वो हैं कराची में रहते हैं। जैसे बॉम्बे में हर एक को भाई बोलते ना, दाऊद भाई, शाहरुख भाई, ऐसी कराची में भी भाई बोलते हैं। कराची में मेरा हेड ऑफिस था, तो मुझसे भी उन्होंने कहा और भाई क्या हाल है? मैंने कहा यार हमारे यहाँ भाई का मतलब कुछ और होता है। लेकिन सिर्फ इसलिए, मैं उस सोच को बता रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि मेरी पैदाइश और मेरी तालीम और मेरी तरबियत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुई थी, इसलिए वो मुझे अपने सर पे बिठा के रखते थे। उनको लगता था कि वो जगह, ये उस जगह से निकल के आया है जिसने हमें ब्रेन प्रोवाइड किया। जो यूनिवर्सिटी जिसकी 5 ब्रांचें देश में खुल रही हैं, क्योंकि देश को अभी और बांटना है, एक से पूरा नहीं हुआ मामला। 5 जगह सैंक्शन किया है सरकार ने कि 5 यूनिवर्सिटी और ऐसी खुलनी चाहिए। इस सरकार ने नहीं किया, बहुत सीरियस मत होइए आप, इसने नहीं किया, पुरानी सरकार करके गई है। इसलिए आपको याद होगा कि सर सैयद अहमद खां
और जिन्ना साहब को लेकर के पाकिस्तान में 10 साल बहस चली कि हमारे लिए कौन बेहतर था। तो वो कहते हैं कि सर सैयद बेहतर था हमारे लिए। हम बेवकूफ़ी हमने की, जो 3 राज्य हैं खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान, वो तो पहले से वहाँ थे। बटा तो सिर्फ पंजाब है ना, पंजाब के 2 टुकड़े हुए, ऐसे ही बंगाल के 2 टुकड़े हुए, भारत में तो और जगह कोई फर्क पड़ा नहीं। उनको अब समझ में आया कि भारत में जो मूर्ख लोग रहते हैं, अगर हम हिंदुस्तान में ही रहते तो जो 70 साल के बाद सिचुएशन आप है, इसमें 20-25 साल और कम कर लीजिए, उन्हीं की चलती। क्योंकि इस देश के लोगों को झूठ में रहने की आदत है। वो चले गए, लेकिन वो समझते थे कि अगर हम सर सैयद की पॉलिसी पे चलते तो इस मुल्क की डेमोक्रेसी, इस मुल्क के इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल करके आज हम इस मुल्क पे सत्ता में होते हैं। और अगर वो सत्ता में भी नहीं है, माफ़ कीजिएगा, अगर उनका प्रधानमंत्री नहीं है इस देश में, तो भी कोई नाजायज़ मांग भी उनकी ऐसी नहीं है जिसे आपकी सरकारें रोक पा रही हो वही रहा है जो वो चाह रहे हैं। 100 में से 1 आध ना होती हो, और आपकी जायज़ मांग भी नहीं कोई सरकार मानती है। इसलिए 3 लोगों को गिरफ्तार करते हैं, उन पे चार्जशीट भी नहीं करते हैं, और इस देश में हिंदू टेरर होता है, और उनसे ज़्यादा आपकी कम्युनिटी के लिए हिंदू टेरर को लोग फैला रहे हैं। एक बता दीजिए मुझे इस देश के अंदर जिसने ये कहा हो कि इस्लामिक टेरर है और इसको हिंदुस्तान से लड़ना चाहिए। एक ईमानदार नहीं मिलेगा जो सुबह से लेकर शाम तक ईमानदारी का ठेका लेके घूमते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं। कश्मीर में ऐसा हुआ इसलिए है, मुरादाबाद में दंगा हुआ इसलिए ऐसा है। हम सब जगह टेररिस्ट बन जाते हैं क्योंकि दुनिया ने हमारे ऊपर अत्याचार किया है और कोई रास्ते नहीं है इनके पास में। तो उनका थॉट क्लियर है। और सर सैयद के बारे में इस मुल्क में क्या कहा गया, सर सैयद के बारे में एक नैरेटिव क्रिएट किया गया, जो बाद में वहाँ के रिसर्च स्कॉलर्स ने जब किताब लिखी तो उन्होंने कहा कि यार ऐसा तो कभी था ही नहीं। मैं जब पढ़ता था तो कहा जाता था कि सर सैयद ने ये कहा कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन है जिसकी एक आंख हिंदू है और एक आंख मुसलमान है, अगर इसमें से एक भी खराब हो गई तो कैसी लगेगी। ये सर सैयद ने कभी कहा नहीं। सर सैयद की मेरठ की आखिरी स्पीच सुन लीजिए। उन्होंने 1957 के गदर को कहा गया कि ये कंजड़ लोग हैं, ये बज़ात लोग हैं जिन्होंने ये मूवमेंट चलाया है। एंड ही वाज द मैन हु गिवन आइडिया ऑफ टू नेशन थ्योरी। लेकिन वो चले गए, यहां जो छोड़ गए वो ऐसे लोगों को छोड़ गए जिसमें सर सैयद अहमद खां भी हैं, जिसमें उनको भी सर का खिताब दिया। अंग्रेज समझदार लोग हैं, सही आदमी चुनते हैं। हम पद्मश्री के लिए सही चुने न चुने, उन्होंने सही आदमी चुना था, उनको भी सर का खिताब दिया। और एक और थे कश्मीरी जो 200 साल पहले उनका परिवार हिंदू से मुसलमान हो गए थे, उनका नाम था सर अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल ने आपके देश का तराना लिखा है, महान आदमी थे। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने सिर्फ तराना हाथ में लिया और इकबाल के गुणगान करने लगे। उन्होंने एक टॉफ़ी आपको पकड़ाई कि आप इसे चूसिए, और दूसरी कौम को पकड़ा दी। तो उनकी यौम वलादत का दिन पाकिस्तान में छुट्टी रहती है, वो उनका राष्ट्रीय कवि है। उसने एक गीत लिखा इस तराने के बाद जिसमें उसका कैरेक्टर बाहर निकल के आया, लेकिन हमने पढ़ा नहीं, हमें बताया नहीं गया। और हम, इंदिरा गांधी ने भी पूछा जब राकेश शर्मा ऊपर थे कि भारत कैसा दिखता है, तो उसने भी कह दिया सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसने भी बता दिया। हम खुश हो गए। अल्लामा इकबाल ने दूसरा तराना लिखा, उसको कहते हैं मिल्ली तराना। मिल्लत कहते हैं मुसलमानों को, मिल्लत। और उर्दू में जब कोई कहता है कौम, कौम का मतलब होता है देशवासी। उन्होंने जो मिल्ली तराना लिखा, वो मिल्ली तराना क्या था हमने पढ़ा ही नहीं। कि उस आदमी ने इलाहाबाद के 1930 में मुस्लिम लीग का जब वो अध्यक्ष चुना गया, तो उस कॉन्फ्रेंस में बहैसियत सदारत उन्होंने जो उसके अध्यक्ष के पद पे जब बैठ करके पहला भाषण दिया, उस भाषण में उन्होंने सर सैयद की बात को इंडोर्स किया और ये कहा कि जो वेस्टर्न इलाके में जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ हैं, इनको अलग बनाया जाना चाहिए।
वो 1930 में कह रहा है, 1938 में वो चले गए, बात अलग है। मिल्ली तराने में उन्होंने कहा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। हम इकबाल साहब को सर पे बैठाए हुए उनका तराना गा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहां तो कोई तराना लिखने वाला था ही नहीं। तो हमारी सारी थ्योरी जो है ना, ये पूरा आजादी का डॉक्यूमेंट, आजादी की कहानी एक पूरे षड्यंत्र और फ्रॉड के ऊपर है। आपकी, हमारी, आपकी जनरेशन की समस्या यह है कि जब तक हम उन फ्रॉड को एक्सपोज नहीं करेंगे, हम इस जनरेशन जो ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया पे एक्टिव है, हम उसको नया नैरेटिव नहीं दे पाएंगे। तो एक तरफ आपको डिमोलिश करना है तथ्यों के साथ में कि आपके साथ धोखा हुआ है। इस देश में जो भी बहादुर आदमी था, जो भी बहादुर था, उसको कैसे खत्म किया जाए, ये षड्यंत्र होते रहे, और बौने लोगों को कैसे बड़ा किया जाए। विजनरी वो जब प्रधानमंत्री बने, जब उन्होंने इस देश के बहादुर आदमी की हत्या करवा दी, और अब से 6 महीने पहले तमाम ताकत लगाने के बाद भारत सरकार ने हमारी बात मानी, और भारत के रिकॉर्ड्स में ये लिखा हुआ था, सुभाष चंद्र बोस इज ए वॉर क्रिमिनल। उसे अभी 6 महीने पहले हटवाने में कुछ हद तक हम सफल हो गए हैं। इसलिए आज की जनरेशन को बताना जरूरी है कि सुभाष चंद्र जैसे लोग आज भी राष्ट्रवादियों को क्यों फंसाया जा रहा है। आज से पहले भी यही होता था। जिनका कद छोटा था, जो बौने थे, उनको डर था। इसलिए मैंने अपने एक भाषण में कहा कि ये एक ट्रेजेडी नहीं है, ये उससे भी बड़ी ट्रेजेडी ये है कि इस नेहरू परिवार का जब आदमी प्रधानमंत्री बनता है, अपने ही लोगों की बलि लेता है। नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, इस देश के एक बहादुर आदमी जिसने दुनिया में जाकर के चैलेंज किया, आपके नॉर्थ ईस्ट के इलाके को कब्जा लिया, 40,000 लोगों की फौज बनाई, और 26,000 लोग उस फौज के मारे गए। और यहां गाना लता मंगेशकर गा रही हैं कि बिना खड़क बिना ताल दे दी हमें आजादी बिना ढाल के। 26,000 लोग सिर्फ इंडियन नेशनल आर्मी के मारे गए थे, आजाद हिंद फौज के। 21 लाख लोगों को डिवीजन में मारा, और पूरे मेरठ से लेके इस इलाके के अंदर सब जगह पेड़ों के ऊपर लाशें लटकी हुई थी। ये इतने लोग मरने के बाद अहिंसा से आजादी मिली थी आपको? ये नैरेटिव क्रिएट किया क्योंकि उनको मालूम था कि अगर दूसरा इतिहास पढ़ाएंगे तो ये बौने लोग जो है सत्ता से बाहर आ जाएंगे, जिन्होंने अंदर सांठगांठ कर रखी थी। मेरा गांधी जी से सिर्फ इतना ही कहना है, गांधी जी आपको सत्ता नहीं चाहिए थी, आपको प्रधानमंत्री नहीं बनना था, आपने देश में एक मुकाम प्राप्त कर लिया था, लोग आपकी बात पे यकीन कर रहे थे। आपने देश को एक वादा किया कि मेरी लाश पे पाकिस्तान बनेगा। लेकिन गांधी जी आप हमें कहीं लड़ते हुए तो नजर आते, कहीं धरना प्रदर्शन करते तो नजर आते कि आपने देश के बंटने के खिलाफ कोई धरना दिया, प्रदर्शन किया, आपने जिद अटली, आपने नेहरू जी को भी साइडलाइन कर दिया होता तो हम मानते कि आपने कुछ ईमानदारी से काम किया। लेकिन आप किस किस बात पे अड़ गए कि 14 में से 1 वोट नहीं मिला, कहा कि नेहरू की हार तो मेरी हार है। आपने उस जमाने के हाई मॉरल ग्राउंड लोगों के उस इमोशन को एक्सप्लॉइट किया, उन्होंने छोड़ दिया। पूछिए एटली साहब जब हिंदुस्तान आए थे, क्योंकि भारत को जब तथाकथित आजादी के दस्तावेजों पे साइन हो रहे थे तो सीआर एटली यहां आए थे आजादी के बाद में बंगाल में, और बंगाल में जो गवर्नर थे उस गुप्तगू का पूरा जिक्र है, वो बातचीत जो उनके बीच में हुई है इट्स अवेलेबल। उन्होंने पूछा गवर्नर साहब ने कि ऐसी क्या वजह थी, सब चीजें तो फिजिल आउट हो चुकी थी, कोई रेजिस्टेंस नहीं था, आप भारत से क्यों गए? सीआर एटली का जवाब है कि सुभाष चंद्र बोस की वजह से हमारे यहाँ फौजों में म्यूटनी हो रहा था और हम उस रोक पाने में असमर्थ थे, इसलिए दैट वाज द राइट टाइम कि हम अपना फेस बचा के निकल गए। लेकिन आपके मुल्क में जो इतिहास लिखा गया उसमें सुभाष चंद्र बोस एक वॉर क्रिमिनल है, उसमें भगत सिंह एक आतंकवादी है, यह आपके डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। आपको लगता है कि पिछले 70 साल में जो हीरो बनाए गए, उन हीरो को देख करके इस देश में कोई सुभाष चंद्र बोस पैदा होगा? कोई भगत सिंह बनना चाहेगा? कोई वीर सावरकर बनना चाहेगा? क्योंकि आपने अपने सही हीरो को खत्म खुद कर दिया। इसलिए बौने दलाल पैदा हो रहे हैं, राजनीति में पैदा हो रहे हैं, सत्ता तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर लो। इसलिए भारत का प्रधानमंत्री नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग के अंदर, जहां 28 मुख्यमंत्री बैठे हुए थे,
उसने कहा ये बात कि भारत के प्राकृतिक संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये कल की बात है, कोई बहुत 5000 साल पुरानी नहीं है। इसलिए उस पार्टी को कोई शर्म नहीं आई, उनका इतिहास नहीं पूछा, ये कौन लोग हैं जिन्होंने इस लार्जर कम्युनिटी को बचाने के लिए अपने 4-4, 5-5 साल के बच्चों को चिनवा दिया। आपने दिल्ली में उनको मार के बहुत बहादुरी का काम किया। एक कपूर कमीशन है, मैं आज आपको बता रहा हूं, ये देश को नहीं बताया गया। महात्मा गांधी के मर्डर के बाद 1969 में एक कपूर कमीशन बना है, उसकी रिपोर्ट नहीं सार्वजनिक की गई है। पूना में महात्मा गांधी के कत्ल से 3 दिन पहले उसमें एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और उसकी एक वाइफ का कन्फेशन बयान है। वो ऑफिसर पूना से अपने घर से बाहर ड्यूटी पे गया हुआ था। उस लेडी ने बयान दिया है कपूर कमीशन के अंदर, और उसने कहा कि कुछ लोग उसके घर पे आए थे और वो साहब से मिलना चाहते थे। साहब नहीं थे, उस ज़माने टेलीफोन की सुविधा बहुत ज़्यादा नहीं थी। उन्होंने अपने पूरे रिटन उसमें लिखा है, वो भी कोई बड़ी अफसर थी, उसने कहा कि 3 दिन पहले महात्मा गांधी की हत्या से जो लोग आए थे, उन्होंने कहा कि पुणे के अंदर ब्राह्मणों के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है और काफ़ी लोग मारे जाएंगे क्योंकि गांधी जी की हत्या होने वाली है। ये 3 दिन पहले उसने कहा है। उस लेडी ने यहां तक कहा कि उस अफसर को उसने बता दिया था, जो उसका पति था, उसने दिल्ली भेजा। दिल्ली में किसने फाइल दबाई? ये कमीशन के बारे में नहीं बताया गया क्या आपको? वो कमीशन की रिपोर्ट निकलवा लीजिए ना। वो छुपका दी, दबा दी। हो सकता है कि सामने हो नाथूराम गॉडसे, और गांधी जी की हत्या से 2 दिन पहले का उनका बयान देख लीजिएगा। ये सब कुछ अवेलेबल है। इन तथ्यों को देख करके देश में बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा वो एक अलग इशू है, लेकिन कम से कम इस जनरेशन को सच तो पता चलेगा। उनकी हत्या से 2 दिन पहले गांधी ने कहा था कि ये कांग्रेस पार्टी को एक आंदोलन है, इसे समाप्त कर दिया जाए, इसे एक स्वयंसेवी संस्था बना करके समाज में काम किया जाए। जिन लोगों को राजनीति करनी है कोई दल बनाए, अलग से करें। लेकिन कुछ लोगों को लगा कि इस ये दल ही खत्म हो गया तो हमारी दुकान ही बंद हो जाएगी। उन्होंने गांधी जी को थ्रेट 2 बार किया और 2 दिन के बाद गांधी जी समाप्त हो गए। और कौन वहां खड़ा हुआ था? कैसे कैसे षड्यंत्र हैं आपके यहां। जाइए तो जरा बिरला मंदिर जाइए, तो इतिहास तो देखिए दिल्ली में जाकर के, क्योंकि हम सब लोगों ने अखबारों के माध्यम से पढ़ा है। और उस दौर के अखबार जो 1 या 2 हुआ करते थे, आज की तरह कोई 450 टेलीविजन नहीं थे। किसने सुना गांधी के मुंह से ये आवाज निकली, हे राम? किसने सुना था? ऐसा क्रिएट कर दिया गया कि सिर्फ नेहरू जी को सुनाई दिया हे राम कह रहे थे वो। हाउ द क्रिएट द थिंग, आपने एक क्रिएट करा, लोगों की सिंपैथी हे राम, आखिर में उन्हें भी हिंदू बना दिया और चल रहे। गांधी के बारे में कुछ मत कहना, कहते ही मुसीबत हो जाएगी। गांधी की पर्सनल लाइफ के बारे में विदेश में चर्चा हो रही है, उनके निजी जीवन के बारे में चर्चा हो रही है, वहां नहीं कुछ बोलेंगे। लेकिन जैसे ही इस देश में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को कॉर्नर करना हो तो 2 एजेंडे लेके खड़े हो जाओ कि आरएसएस तो वो पार्टी है, वो संगठन है जिसका गॉडसे जो था मेंबर था। और ये देखिए, ये तो वीर सावरकर के समर्थक हैं। तो ये बड़ा अच्छा है, जैसे ही वो ये बोलते हैं ये बेचारे डिफेंसिव हो जाते हैं। अब ये डिफेंसिव नहीं हो रहे, अब उनको संकट लग रहा है, इसे नया क्रिएट करो। तो इस बार क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि अच्छा, जिसको तुमने हिंदू आतंकवादी क्रिएट किया था वही हम उसके खिलाफ उतार देते हैं, जो हिंदू आतंकवादी थ्योरी का जनक था। तो राजनीति में आदर्शवाद नहीं चलता है। हम ये कहें कि राजनीति एक अलग चीज है, तो राजनीति के जो नियम हैं वो आपको अच्छे लगें या ना लगें, आप उसी से आप जीत सकते हैं। जब आप आदर्शवादी थे, ये तमाम संघ के लोग होंगे यहां, इन्हीं का संगठन, इन्हीं की भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल ट्रेनिंग लोग लेते हैं, जाते हैं। मैं गलत कह रहा हूं साहब? मैं गलत कह रहा हूं? आपसे जुड़े हुए लोग होते हैं, वो चले जाते हैं राजनीति में। जब वो राजनीति में चले जाते हैं तो उनका अपना एक राजनीति के खेल है। ये क्या कर रहे थे बेचारे? ये 5000 साल पुरानी
अपनी आदर्श समाज में बेचारे जी रहे थे कि जैसे हम ईमानदार हैं, दुनिया भी ईमानदार होगी, और अगर नहीं होगी तो हमको देख देख के हो जाएगी। 100 साल से बेचारे ये कर रहे थे। तो जो स्वयंसेवक यहां से जाकर के जब राजनीति करने जाता था तो थोड़े बहुत तो उसमें गुण रहते थे इनके। तो जब तक ये आदर्शवाद से लड़े तब तक पार्लियामेंट में ये एक फूल दो माली थे। लेकिन जब इनको समझ में आ गया कि फुटबॉल के ग्राउंड में हॉकी के नियम नहीं चलेंगे, तो जब इन्होंने नियम बदले तो अब हाहाकार मचा हुआ है। ये दो घुमा रहे हैं भाई, ये दो चला रहे हैं। तो आपको 5000 साल पुराने हथियार से आज के इस्लामिक आतंकवाद को आप सामना नहीं कर सकते। अपनी सोच को बदलना होगा, अपने हथियार को बदलना होगा, अपने नैरेटिव को बदलना होगा, अपने लोगों को उस आदर्श समाज से बाहर निकालना होगा। वो आपका ख्वाब है कि जब आदर्श व्यवस्था हो जाए तो वैसे ही रहिएगा, लेकिन ये समाज आदर्श समाज नहीं है। जिनसे लड़ रहे हैं वो आदर्शवादी लोग नहीं हैं। एक आपकी राज्य का शहर है मुंबई, वहां भी बहुत सारे लोगों को डर लगता है। उसमें से एक शायर हैं जिनके मेरे बड़े भाई उनके क्लासमेट रह चुके हैं। उन्होंने अभी यकायक एक बयान दे दिया। वो बयान दिया उन्होंने जब श्रीलंका के अंदर हमला हो गया और श्रीलंका में मरने वाले का धर्म दूसरा था, तो उनको संकट लगा कि तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में मुश्किल हो जाएगी। तो जब वहां पे बुर्के पे बैन लगाया तो हमारे यहां भी मंचलों ने कहा साहब बुर्के पे बैन लगना चाहिए। वैसे वो बगैर बुर्के भी रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन फौरन कह दिया साहब कि बुर्के पे बैन लगना चाहिए। तो वो पढ़े लिखे बोले, वैसे वो कहते मैं अथीस्ट हूं, मैं नहीं मानता, वो अथीस्ट हैं। उन्होंने फौरन बयान दे दिया शाम को कि साहब बुर्के पे लगेगा तो घूंघट पे भी लगना चाहिए, ये कहा उन्होंने। लेकिन आप में से किसी ने नहीं कहा। मैं तो इंदौर में कह के आया, पूरी ताकत से कह के आया, माफ़ करिएगा, कुरान मजीद के किसी पन्ने पे बुर्के का जिक्र नहीं है। और हमारे घूंघट पे तुम जब सवाल उठाओ तो ये ध्यान रखना कि हिंदुओं में घूंघट की परंपरा नहीं है। ये आप 700 साल पहले जब आए थे तो आपकी वैशी आंखों में जो सपना था उसको रोकने के लिए औरतों ने घूंघट लगाया। हमारी परंपरा नहीं है, हमारे शास्त्रों में नहीं है ये। तो आप हमसे मत कहिए हमने घूंघट परंपरा इसलिए नहीं की, आपकी आंखों में जो वैशीपन था उसको रोकने के लिए हमने की। हमारे यहाँ तो लोग घोड़े पे लड़ने जाती हैं हमारी औरतें, तो आपके यहाँ बुरखे में बैठती हैं, वो बात अलग है। आप रखें बुरखे में, आप रखें उन्हें, हमने मना नहीं किया, क्योंकि आपके यहाँ तो उसे प्रॉपर्टी समझते हैं, हमारे यहाँ नहीं समझते प्रॉपर्टी। लिहाजा बहुत सारे लोग जब कोई भी नैरेटिव कहते हैं तो काउंटर नैरेटिव कीजिए, आप उनको कॉर्नर कीजिए। समाज में इस वक्त लड़ाई जो है वो वैचारिक लड़ाई है, हथियारों की लड़ाई नहीं है। सही नैरेटिव दीजिए, समय पे दीजिए। इसलिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना ये भारत के लिए खतरा हो नहीं सकते। अपनी आर्मी पे ध्यान रखिए, अपनी आर्मी पे फख्र कीजिए। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आपके ईस्ट में और आपके वेस्ट में रोज तीसरे दिन 4 बंदूकधारी जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर को बंद कर देते हैं, कहते हैं मार्शल लग गया। ये गलतफहमी इधर किसी दिन हो गई तो यहां तो लगेगा ही लगेगा, आप निपट जाएंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपकी आर्मी फाइनेस्ट आर्मी है, क्योंकि आपकी आर्मी तो कई सारे काम करती है। कश्मीर में बाढ़ आ जाती है तो हुर्रियत के लीडर को भी बचाती है। वो अपने धर्म से नहीं हटती, उसको इस बात की चिंता नहीं होती कि ये गद्दार है, इसको मार देना चाहिए। उसका काम है, वो अपना मैंडेट पूरा करती है। और आज भी सरकार ये हो या वो हो, करती उसके अंडर में काम है। लेकिन चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अमेरिका, दुनिया के किसी मुल्क को ले लीजिए, मेरा अपना जाती 12 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है, इस मुल्क को, इस देश के अंदर करोड़ों गद्दारों से खतरा है, पाकिस्तान से खतरा नहीं है। और ये गद्दार, ये एंटी इंडिया एलिमेंट दिन ब दिन मजबूत हो रहे हैं, दिन ब दिन मजबूत हो रहे हैं। उनको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। 5 आते हैं, फौज 5 मार देती है, 6 आते हैं, 6 मार देती है। आसाम में होता है, सब जगह होता है। लेकिन इस देश में सिविलियन ड्रेस में छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे नैरेटिव लेके आते हैं कि उन्हें इस बात की शर्म और इस बात का डर नहीं होता भाई साहब, कि टेलीविज़न पे आके कहते हैं
कि हमने 7 करोड़ थे तब हमने पाकिस्तान लिया था, अब तो हम 35 करोड़ हैं और इस बार आपको तय करना है कि आप कहाँ जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। ये नैरेटिव खतरनाक है, ये सोच खतरनाक है। 2-4 आतंकवादी 2-4 को मारने से काम नहीं बनेगा अगर आप नहीं सुधरे। आपके पड़ोस में रहने वाला आदमी, उसका पता नहीं है। कश्मीर की घटना पता नहीं पिछली बार मैंने अजय भाई बताई थी कि नहीं बताई थी, आज लोग ज़्यादा हैं। कश्मीर में एक कश्मीरी हिंदू पंडित लेडी ने छोटे से बच्चे को 5वीं क्लास में पढ़ाया, हाई स्कूल में पढ़ाया, 12th में पढ़ाया। वो पड़ोस में रहता था। वो लेडी रिटायर हो गई। वो लड़का जिसको इतनी दूर तक पढ़ाया पड़ोस में रहता था। इस बचपन से जिसको पढ़ाया होगा, टीचर और बच्चे के बीच में जो रिलेशन डेवलप होता है वो माँ बाप से ज़्यादा होता है। उसी लड़के ने 19 जनवरी 1990 को उस औरत के घर में घुसा। उसने पूछा, हाँ तुम क्यों आए हो? वो आगे बढ़ा, उसको गिराया, उसका रेप किया और 56 वार किया उसके ऊपर और मर्डर कर दिया। जिन हिंदुओं को यह गलत फहमी है इस देश में, नहीं नहीं यार तुम क्या बात करते हो यार, कैसी बात कर रहे हो पुष्पेन, तुम लोगों को भड़का रहे हो, तुम देश में खाई पैदा कर रहे हो। भाई हम जब नहीं थे तब भी तो खाई थी, हम तो 65 में आए हैं, हमारी तो उत्पत्ति 65 में हुई, उससे पहले क्या हो रहा था? ये गलत फहमी भूल जाइए कि सन 1935 में ये सरदार जी बैठे हुए हैं। 35 में भी लाहौर में लोग यही कहते थे। ऐसा कैसे हो सकता है यार, अरे ये हो ही नहीं सकता। 40 में हो गया, 5 साल बाद हो गया। आखिर इस देश की यूनाइटेड भारत के अंदर जो फोर्स थी उसमें कितने % मुसलमान थे? फोर्स में कितने % थे? देश बटा तो आर्मी की तो ट्रेनिंग बड़ी हाई ग्राउंड पे होती है, सिविलियन तो चले गए थे, आर्मी क्यों चली गई सिर्फ मुसलमानों की वहां? ऐसा क्यों हुआ भाई? और आप कहते हैं कि हमारे ऊपर यकीन नहीं किया जाता। आपके ऊपर तो इस मुल्क ने इतना यकीन किया कि 4-4 राष्ट्रपति दिए, 1 उपराष्ट्रपति दिया, जजेस दिए। लेकिन एक घटना का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं, 2 दिसंबर 1989 देश में वीपी सिंह की सरकार थी। उस सरकार ने भारत में पहली बार किसी मुसलमान को गृह मंत्री बनाया। उसने 2 दिसंबर 1989 में शपथ ली। जरा घटनाओं को देखिए आप। आई एम रॉन्ग? पक्का? 2 दिसंबर को शपथ ली, 8 दिसंबर को बेटी गायब हो गई। महबूबा मुफ्ती की बहन रुबैया सईद का किडनैप हो गया। और किसने किया? JKLF ने, जिसका चीफ अब दिल्ली के एक हॉस्पिटल में है। 2 दिसंबर में शपथ और 8 दिसंबर को किडनैप और 10 दिन बाद छूट गई। 4 बड़े आतंकवादियों को अंतर्राष्ट्रीय तो उनको छोड़ दिया। और यह सिलसिला क्या चला कि उसी दौरान में गुलाम नबी आज़ाद के घर से बच्चा गायब हो गया, वो भी मिल गया, 27 लोगों को छोड़ दिया। फिर एक और कांग्रेसी थे सेकुलर, जिन्होंने अटल जी की सरकार में वोट नहीं दिया था, 1 वोट से सरकार गिर गई थी आपकी, उनके घर भी कोई गायब हो गया, उसको भी छोड़ दिया, 7 आतंकवादी छूट गए। और आप सोचिए कि 2 दिसंबर को वो आदमी शपथ लेता है, 2 दिसंबर 1989, और 19 जनवरी 1990 में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हादसा पूरे भारत में होता है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह आदमी उस हादसे का मास्टरमाइंड था। 19 जनवरी 1990 को कश्मीर से 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को रेप और मर्डर करके भागने पे मजबूर कर दिया गया, इसी गृह मंत्री से। कोई अखबार उठा के देख लीजिए, वर्नाकुलर मीडिया का भी देख लीजिए और टेलीविजन को भी देख लीजिए और अंग्रेजी अखबारों को भी देख लीजिए, किसी ने इसके बारे में लिखा हो। 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडित अपने ही देश में माइग्रेंट बन गए हैं, इसकी चिंता नहीं है। लेकिन क्या हमारे देश की ट्रेजेडी है, रोहिंग्या मुसलमानों के लिए उस वक्त मैं जयपुर में था, एक जुलूस निकला, लाठी चार्ज हुआ,
जो लोग निकाल रहे थे वो भारत के मुसलमान थे, जो भारत से हुब्बुल वतनी की बात करते हैं, जो कहते हैं कि कुरान के हिसाब से हुब्बुल वतनी हमारे अंदर है और हमारी हुब्बुल वतनी यानी हमारी देश के प्रति जो हमारा निष्ठा है उसको चैलेंज मत कीजिए। जुलूस निकालने वाले मुसलमान थे। जयपुर के शहर का बीच का सबसे बड़ा चौराहे पे जो थाना था उसको आग लगा दी गई। उनके लिए पूरे हिंदुस्तान में मुझे कोई एक जुलूस, एक धरना बता दें जिसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कहा हो कि 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को उनके अपने ही देश में और उसी राज्य का गृह मंत्री हो और उनको धर्म की वजह से निकाला गया, उनकी आइडेंटिटी की वजह से निकाला गया। एक कोई मुझे सेमिनार बता दें, मैं अपने शब्द कुतुब मीनार पे खड़े होकर कहूंगा मुझसे गलती हो गई। एक नहीं हुआ, एक कहीं मैंने गंगा जमुना तहजीब नजर नहीं आई, कहीं भाईचारा नहीं, झूठ और मक्कारी के लिए भी किसी ने कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया भाई साहब। लेकिन क्या हो रहा है रोहिंग्या के लिए? जिस जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 35 होने के कारण जम्मू कश्मीर में भारत का नागरिक न वहां रह सकता है, न जमीन खरीद सकता है, न कारोबार कर सकता है, न उस राज्य की कोई आपको फैसिलिटीज मिल सकती है, न वहां विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है, न वोट डाल सकता है। उस जम्मू कश्मीर में 2008 से लेकर 2019 तक 98,000 मुसलमान बर्मा से जो आए थे उनके पास आधार कार्ड भी है, उनके पास राशन कार्ड भी है। यह खतरा है इस देश के लिए, यह खतरे महत्वपूर्ण हैं। क्या आपको पता ही नहीं चल रहा कि धीरे धीरे हो क्या गया? हम कहां खड़े थे जब हमने देखा तो इतनी भीड़ है कि अब हम कोशिश कर रहे हैं कि अब इनको एडजस्ट कर लें। तो आप तो 700 साल से एडजस्ट ही कर रहे थे भाई साहब। 700 साल पहले भी आपने इसी आदर्शवाद के चलते यह हालत हो गई कि आप जैसे को चंद गुंडे आए थे, कोई करोड़ों की फौज नहीं आई थी, उन्होंने गुलाम बना के रखा आपको। 700 साल तक आपकी नस्लें दर नस्लें बिगड़ गई, किसी ने सवाल नहीं पूछा। अभी तो 70 साल की कहानी है, हमने 70 साल में भी कुछ नहीं सीखा। लिहाजा इस देश में आंतरिक खतरों में ऐसे खतरे हैं जो शायद आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं लेकिन लगातार हैं। इस देश में इंटेलेक्चुअल आतंकवाद जो है चरम सीमा पर है, एकेडमिक आतंकवाद चरम सीमा पर है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। इस देश में हम हर बार कहते हैं मैकाले ने इस देश में शिक्षा पद्धति ऐसी दी थी जिसके कारण यह हो रहा है। हम यही कहते हैं कि मैकाले ने देखिए ऐसा करा और ऐसा करा। अरे भाई, आप या तो झूठ बोल रहे हैं या सच कहने से घबराते हैं। कौन था भारत का पहला शिक्षा मंत्री? पूरा नाम बताइए। मैं यही कह रहा हूं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का पूरा नाम बड़ा लंबा नाम है, आप थक जाएंगे लेते लेते, क्योंकि वो मक्का में पैदा हुए थे। मौलाना आज़ाद ने इस देश के अंदर, प्रोफेसर नूरुल हसन का नाम सुना है आपने? कमेटी तो उन्हीं के अंडर में बनी थी, वो मेरी यूनिवर्सिटी के थे। इरफान हबीब के अंडर में बनी थी। जब इस देश का पहला शिक्षा मंत्री, जिसकी सर्विसेज को, इसलिए मैंने कहा कि हमारे यहां पॉलिटिकली क्या फायदेमंद है, देश के लिए हो ना हो। मौलाना आज़ाद की तो डेथ मेरा ख्याल है कि 58 वगैरह में कहीं हो गई थी, राइट अराउंड। लेकिन 58 से लेके 1992 के बीच में उन्होंने क्या महान काम किया। उनकी एब्सेंस में कोई भूत कर रहा था काम, जिनके कारण उनको 92 में आपने भारत रत्न दिया। वो आपको पॉलिटिकली सूट कर रहा था कि भाई इनको देने से कुछ फायदा होगा, तो उनको आपने भारत रत्न दे दिया। यही अंबेडकर के साथ किया आपने। जिस अंबेडकर को लेके कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी चिंतित हैं। अंबेडकर की डेथ कब की हुई है? 1958 की डेथ है उनकी। 56 उनको भारत रत्न कब मिला? क्यों? इस बीच में कोई महान कार्य कर दिया था क्या उन्होंने? इसलिए पॉलिटिकल रिलेवेंस क्या है, दैट इज आवर प्रॉब्लम। इसलिए जिस पहले शिक्षा मंत्री ने, जो अपने जीते जी सच नहीं बोल पाया, एक किताब लिखी थी इंडिया विंस फ्रीडम, ओरिएंटल पब्लिकेशन ने उसको छापा। वो किताब मार्केट में आ गई, लोगों ने पढ़ ली, बात खत्म हो गई। लेकिन अपनी वसीयत में कुछ कह के गए थे। उस वसीयत में उन्होंने लिखा कि मैंने कुछ सच्चाई लिखी है, लेकिन मेरे जीते ये मुमकिन नहीं है, जीते जी, कि मैं इसको पब्लिक कर सकूं। पर्ची आ गई, थैंक यू सर। अक्सर मेरे बोलने के बाद ये बहुत दिक्कत होती है, लेकिन मैं जल्दी समाप्त कर, डोंट वरी, आई अंडरस्टैंड। उन्होंने उस 30 पन्ने लिख के गए और कहा कि मेरे मरने के 30 साल बाद, जब मेरी अस्थियां बिल्कुल विसर्जित हो जाएं ज़मीन के अंदर और कांग्रेसी मेरी कब्र को खोद के मुझे दोबारा न मारें, तो वो 30 पन्ने जोड़ देना।
वो 30 पन्ने के बाद सुप्रीम कोर्ट में केस चला, वो 30 पन्ने जुड़ करके ओरिएंटल पब्लिकेशन ने वो किताब दोबारा छाप दी है। वो 30 पढ़ लीजिएगा, आपको भारत के पहले शिक्षा मंत्री का कैरेक्टर पता चल जाएगा, जो ये कहता है कि नेहरू वाज रॉन्ग और जिन्ना वाज राइट। हम उसकी बनाई पद्धति को पढ़ रहे हैं। ये जो आज आप पढ़ रहे हैं किताबें, ये मैकाले ने नहीं बनाई हैं, ये तो आपके नए मैकाले ने बनाई थी, जिन्हें ट्रांसफर ऑफ पावर में हिस्सा मिला था। तो आपका जो पूरा बेस है ना, वही झूठ, मक्कारी, फरेब और षड्यंत्रों पे रखा हुआ है। अब आप चाहते हैं कि लोग ऐसे पैदा हों जो देश के अंदर बड़ा काम करें, ये बात अलग है। ये बात अलग है कि कच्छ के पानी ने भी एक आध को पैदा कर दिया और आ गया। और अब बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, ये जो बीच बीच में शोर मच रहा है, ये शोर इसीलिए मच रहा है कि आपको अपने अस्तित्व का, आपको अपनी पहचान का अगर बोध हो गया, तो फिर इस देश में 90 करोड़ न्यूक्लियर बम की तरह लोग घूमेंगे। इससे डर है। आप उस अंधेरे में रहें, इस इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में रहें कि औरंगजेब महान था, अकबर महान था, ये शाहजहां रोड है, ये औरंगजेब रोड है, ये बाबर रोड है, 57 सड़कें दिल्ली के अंदर हैं। आप सुबह शाम उन्हें देखते हैं, कुंठित होते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। सरकारों में ये आया वो आया, बदलाव कुछ नहीं हुआ। अब कुछ नाम बदले हैं। पहली बार कई सौ साल के बाद उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम बदला। जब नाम बदला और प्रयाग के अंदर उसका प्रयागराज नाम हो गया, तो जब पहला कुंभ हुआ तो पूरी दुनिया ने देखा कि यह कुंभ कैसा होता है। नाम बदलने का यह फर्क होता है। पूरे देश से 26 करोड़ लोग, सरकारी आंकड़ा है कि 26 करोड़ लोग उसमें डुबकी लगाने गए थे। अब एक महान पत्रकार हैं, आप में से कोई उनको नहीं जानता होगा। उन्होंने अभी क्लेम किया है, और ये क्लेम किया है कि मैंने 2 महीने एक बोट किराए पे ली, और उस बोट में मैं पूरे कुंभ में घूमता रहा। वैसे वो मुसलमान हैं, और उन्होंने इतने सारे लोगों से संपर्क किया, हर राज्य के लोग आते थे। उन्होंने कहा कि जो भी दिल्ली में बैठ करके बकवास करता है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये हो रहा है, नरेंद्र मोदी 25 पे निपट जाएंगे, 150 सीटें आएंगी, उसने कहा ऐसी लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी कि दुनिया देखेगी। और ये मैं ये नहीं कह रहा, उन्होंने क्या कहा इसलिए खुश हैं, इसलिए कि 26 करोड़ लोग डुबकी लगाने वाले, अगर उसमें से 50% लोगों ने सही जगह बटन दबा दिया, ये मैं कहना चाहता हूं। नाम बदल जाता है तो उसका इंपैक्ट क्या होता है आपके ऊपर। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि व्हाट इज इन द नेम, मैं कहता हूं सब कुछ नाम में है। हमारी माँ कहा करती थी, हमारे एक भाई का नाम धीरेन्द्र नाम था, ही इज नो मोर। तो हम कहते थे यार ये आलसी क्यों है, उसका तो नाम ही ऐसा है। तो ये नाम की अपनी साइकोलॉजी होती है। आप अपने बच्चे से रोज कहें तुम मूर्ख हो, तुम मूर्ख हो, तुम मूर्ख हो, तो वो बेचारा इस कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा कि वाकई में मूर्ख हूं। इसलिए फैजाबाद का नाम बदला। तो अयोध्या में आरती आपने दुनिया में ऐसी नहीं देखी दिवाली पे। तो प्रयागराज का कुंभ भी बदल गया, अब साइंटिफिक हो गया, अब कोई हादसा भी नहीं हुआ, अब वही सारे लोग थे, लेकिन पूरी दुनिया में उसका गुणगान हो रहा है। तो नाम बदलने से, एक्शन बदलने से आपके अंदर जब इस शक्ति का बोध होता है कि आपके पूर्वजों का खून आपके अंदर है, आप शिवाजी से लेकर महाराणा प्रताप और भगत सिंह से लेकर के तमाम जितने हमारे गुरु हैं, जब उनका बोधन करते हैं तो आप सही जगह बटन दबाने लगते हैं। और इसलिए लोग परेशान हैं। ये उथल पुथल चलेगी, अभी ये लड़ाई अगले 10-15 साल चलेगी। इसलिए व्यवस्था को बदलने के लिए सत्ता पे ऐसे किसी भी आदमी को बिठाए रहिए जो सिर्फ लगाम पकड़े रहे, बाकी काम समाज कर लेगा खुद। इसलिए समाज का जागृत होना बहुत महत्वपूर्ण है। आप कह रहे होंगे कि मैंने पिछले 1 घंटे में, और ज़्यादा 2 घंटे में, मैंने इंटरनल सिक्योरिटी पे बात नहीं की। ये सारे मुद्दे इंटरनल सिक्योरिटी के हैं। आपको अपने पड़ोस में कौन रहने आया, कब रहने आया, ये क्यों रह रहा है, ये यहाँ क्यों बैठा हुआ है, इसका पता नहीं है। ये पता रखने के लिए सरकारें आएंगी, सेना अपना काम करेगी, समाज को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, बगैर किसी शर्म के निभानी चाहिए। और अपने आप को इस बात से दूर कर लेना चाहिए कि पुष्पेंद्र कुमार अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पैदा हुए,
हमारे सारे दोस्त मुसलमान, हमारा रहना सहना मुसलमान, हमको पुष्पिंदर खां कहते थे, अब वो यकायक उनको लगा इसको क्या हो गया। तो मैं आज भी ये कहता हूं कि मेरी जबान से जिस दिन भी, चाहे कुरान मजीद हो, इस्लाम हो, मोहम्मद साहब हो, किसी की शान में गुस्ताखी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन सच बोलो, जो कुरान में है उसे सच सच बताओ, झूठ मत बोलो। तुम कुरान का मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा। तुम्हारी कौम पूरी दुनिया में इस्लाम और कुरान को दिखा दिखा के लोगों की हत्याओं को जस्टिफाई कर रही है। पुष्पेंद्र ने किसी से नहीं कहा कि मुसलमान को मारो। तुम्हें वो काम करने चाहिए थे जो अल्लाह मियां ने बताए थे, जो तुमसे कहा था कि मेरे रास्ते पे चलना। कुरान में तो यहां तक फरमाया गया कि मैंने जो तुम्हें रास्ता बताया है, मैंने दुनिया की हर अच्छी चीज तुमको दी है, तुमको मेरे रास्ते पे चलना है, और जो मेरे रास्ते से भटक जाएगा, बस इससे आगे की लाइन कहूंगा तो मुसलमान डर जाते बेचारे। उन्होंने एक साफ साफ कहा है, आप भी पढ़ लीजिए, कुरान पे सिर्फ ठेका मुसलमानों का नहीं है। आप समझते हैं कि उसके छूते ही कुछ हो जाएगा। मुसलमान आपको छूने नहीं देते कि आप काफिर हैं, नापाक हो जाएगी, और उन्होंने उसे कितना पाक रखा है वो पूरी दुनिया में सबको पता है। आप किताब खरीदिए, उसको पढ़िए, उसकी शान में गुस्ताखी ना हो जाए, उसकी अगर पवित्रता कुछ लोगों के साथ है तो उसको मेंटेन रखिए, लेकिन पढ़ तो लीजिए भाई। उसमें फरमा रहे हैं कि मेरे बताए रास्ते से अगर तुम लोग कभी भी हटे, और तुमने जो मैंने हिदायत दी है, क्योंकि मैंने दुनिया की हर चीज तुम्हें दी है, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, अगर इसके बाद भी तुम मेरे रास्ते से हटे तो मैं इसी धरती पर ऐसे लोग भेजूंगा जो तुम्हें मेरे रास्ते पे ले आएंगे। तो 2014 में एक को भेजा है, उन्होंने कहीं ये नहीं फरमाया, उन्होंने कहीं ये नहीं फरमाया, ये गलतफहमी निकाल दें लोग। यही मैं कहता हूं, झूठ बोलते मुसलमान, सच बात बोले। उन्होंने कहा है कि लोग भेजूंगा, वो आएंगे, तुम्हारी हरकतों को ठीक कर देंगे। ये तलाक बिद्दत के नाम पे जो तुमने धंधा खोल रखा है, नाजायज रिश्ते बनाने का हलाला के नाम पे, हमने तो बड़ी सेकुलर सरकारें देखी इस देश में। कभी नाजायज चीज जो गैर कुरानिक थी इस देश के अंदर, जो किसी भी औरत के साथ दुनिया का सबसे घोर पाप था, उसको आपने कुरान के नाम पे पिछले 40 साल से आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो जिसको भेजा है उसको पता था कि ये गलत हो रहा है। उसने अपनी सरकार की 3 बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसने कहा ये तलाक बिद्दत खत्म करके रहूंगा, जिसको तुमने गलत इस्तेमाल कर रहे हो, औरतों का शोषण कर रहे हो, ये तुमने एक नाजायज धंधा बना रखा है, ये गैर कुरानिक है। बताइए हिंदुस्तान में कौन सा सेकुलर और हिंदू लीडर है जिसने इस बात पे सवाल उठाया हो? आप कहते हैं वो हिंदुओं का लीडर है, अरे यार हमारा तो मंदिर बनाया नहीं उसने, हमारा तो बनाया नहीं यार, तो हम तो उससे फिर भी शिकायत नहीं कर रहे। उसने तलाक बिद्दत को खत्म किया कि नहीं किया? और कोर्ट में जाकर 3 बार कोर्ट से जब फैसला हुआ तो उसने ऑर्डिनेंस लेके आया। हम तो कह रहे थे एक ऑर्डिनेंस हमारे लिए ले आओ, वो बोला नहीं, अल्लाह ने जिस काम के लिए मुझे भेजा पहले वो करूंगा मैं। तो ये जो कहा जा रहा है ना, अरे हम तो किताब पढ़ रहे हैं, हम तो काफिर लोग हैं, हम तो मुशरिक लोग हैं, मूर्ति पूजक हैं भाई, हम तो फिर भी कह रहे हैं जो लिखा है हम तो वही कोट कर रहे हैं। हम कुछ तोड़ मरोड़ नहीं रहे, लेकिन हम हजारों करोड़ों उन मुसलमानों से ज्यादा बेहतर हैं जिन्होंने तलाक के मामले में, सरदार जी, तलाक के एक मामले में आप सबको पता होगा, मध्य प्रदेश की एक महिला थी जिसका नाम था शाबानो। मैं ये बात इसलिए कोट नहीं करता हूं, कोई मुझे पॉलिटिकल स्कोर नहीं करना है, लेकिन मैं कहता हूं कि आपको याद होगा कि उस समय भारत में सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उस पार्टी के, 412, क्योंकि सिखों के खून और इंदिरा गांधी की शहादत को चौराहे पे बेच करके जिस भावनाओं का आपने ज्वार भाटा खड़ा किया था, उस पे आप 412 सीट लेके आए थे, और देश में पहला वो प्रधानमंत्री था जिसे कहा जा रहा था ये कंप्यूटर युग का है। उस 412 एमपी लाने के बावजूद भी 70 साल की वो महिला 24 साल तक दीवारों में सर मारती रही, हर मुसलमानों के दरवाजे गई, वो देवबंद भी गई, वो बरेलवी भी गई, वो अहले हदीस भी गई, जहां जहां जाके उसने कहा कि मुझे
24 साल पहले किसी आदमी ने तलाक दिया है मेरे शौहर ने, मैं 40 साल से घूम रही हूं, मेरी बात को कोई मुसलमानों का संगठन नहीं सुन रहा है। मुझे जो कुरान में तलाक का तरीका है, मुझे तलाक दिलवा दो। मैं 70 साल की हूं, मेरे रोजे भत्ते के लिए कुछ पैसा मुझे दिलवा दो। किसी मुसलमान की दुकान ने, ये जो घूम रहे हैं ना चारों तरफ, सुबह से लेकर शाम तक, छोटी दाढ़ी, बड़ी दाढ़ी, गोल टोपी, पजामा ऊपर, नीचे कुर्ता, जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन किसी ने उसको हक नहीं दिलवाया उसको। और इस देश की किसी सेकुलर सरकार ने ये नहीं कहा कि इस औरत को हक मिलना चाहिए जो हर 2-2 मिनट के बाद दिल्ली के अंदर औरतों की आज़ादी के लिए घूमती हैं महिलाएं। कोई मुझे नजर नहीं आई। बिंद्रा कारण से लेकर के कई सारी जो हैं, बड़ी बिंदी, छोटी बिंदी, कोई नजर नहीं आई। और उस आधुनिक प्रधानमंत्री ने क्या किया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप भारत की कोर्ट में आई हैं, भारत के संविधान के हिसाब से आपके साथ फैसला होगा। उसने नहीं कहा तुम मुसलमान हो नहीं मुसलमान हो। और जब सुप्रीम कोर्ट ने उसके भत्ते की रकम तय कर दी और कहा कि आपको फैसला आपके हक में है और इस आदमी को आपको इतना पैसा देना होगा, इस देश में हाहाकार मच गया। सेकुलरिज्म की खतरे में पड़ गया सेकुलरिज्म। फौरन उस 412 सीटें जीतने वाले राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को दंगाई और आतंकी मुसलमान के सामने झुक करके उस फैसले को पलट दिया कि उनको मालूम था कि इस देश का मुसलमान जो है वो नाराज हो जाएगा। फैसला बदल दिया। इसके पास तो 272 ही थे, इसने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी बदला, पार्टी के फैसले को भी बदला और 3-3 बार कहा यही होगा, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। आप इस बात से क्यों चिंता करते हैं भाई? क्या आपके ऊपर हिंदू होने का आरोप लगेगा? आपको जवाब देना आना चाहिए ना भाई। कहो ना कि हिंदू आदमी था, ये हिंदुओं का सबसे बड़ा नेता बन के आया था भाई, लेकिन इसने हिंदू का तो कोई काम नहीं किया। काम तो वो आपका कर रहा है, तब भी हम उसको नहीं कुछ कह पा रहे, तब भी हमारी नाराजगी नहीं, हम कह रहे चलो पहले इन्हीं का कर लो। लेकिन उस पर फिर भी आरोप है कि ये तो फंडामेंटलिस्ट है। ये तो वो एक साहब ने आर्टिकल लिखा है टाइम मैगजीन में, पता नहीं आप उस राइटर को जानते हैं कि नहीं जानते, कुछ जानते हैं थोड़ी बहुत उसके बारे में। उसकी अम्मा हमारे हिंदुस्तानी की है, पता है आपको? हमारी पत्रकार मित्र हैं, सीनियर हैं, माता जी उनकी हिंदुस्तानी हैं और उनके शौहर वो थे जिनका पंजाब के एक बॉडीगार्ड ने सर काट दिया था। उनका नाम था सलमान तासीर। उनको राष्ट्रपति बनाया जा रहा था, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं बनाया गया, उस जमाने तो बहुत आना जाना था, सिर्फ इसलिए नहीं बनाया गया कि इसकी बीवी एक हिंदू है और हिंदुस्तान में रहती है, भले ही तलाक हो गया हो लेकिन ये गद्दारी कर सकता है। उनके बेटे ने लिखा है चीफ ऑफ डिवाइडिंग इंडिया, जिनकी अपनी फैमिली डिवाइड हो गई है, वो भारत के प्रधानमंत्री पे कमेंट कर रहे हैं। इस एजेंडा है। लेकिन उसने तो लिखा, लेकिन हमारे यहाँ जो लोग हैं लिबरल के नाम पे, आज़ादी गैंग के नाम पे, टुकड़े टुकड़ों गैंग के नाम पे, ये तमाम सारे लोग उनके फुट सोल्जर हैं, ये स्लीपर सेल हैं, ये स्लीपर सेल खतरे में हैं। इसलिए बालाकोट में हमला होता है तो बालाकोट में कोई घायल नहीं हुआ, यहाँ कई लोग घायल हो गए और भयानक घायल हुए। और जब उससे बाहर निकले तो बोले इमरान खान को नोबेल प्राइज दो, उसने हमारा आदमी छोड़ दिया। वो नहीं मान रहा, उसे मालूम है अपनी औकात के, उसे कौन सा प्राइज मिलने वाला है। लेकिन हमने कहा तो ये कौन लोग हैं भाई जो पाकिस्तान के एजेंडे को पाकिस्तान से ज्यादा बेहतरीन और सोफिस्टिकेटेड अंदाज में आपके देश के अंदर खड़ा कर देते हैं और आपकी मेजॉरिटी जो है डिफेंसिव हो जाती है। ये कौन लोग हैं? ये 70 साल में आपने इस देश में उनको पाला है, पोसा है, मजबूत किया है। लिहाजा बेशर्माई के तहत पूरे टीवी पे एक नेता, पार्लियामेंट में बैठने वाला आदमी जाके कहता है कि आप नरेंद्र मोदी को हटाने में हमारी मदद कीजिए। अच्छा, वो भी बेसिकली हैं तो वो ऊंट वाले लोग, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा हम करेंगे। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं हाई कॉन्फिडेंस में लो IQ, तो उनको लगा अरे क्या बात है, आप हमें इतना काबिल समझते हैं, हम नरेंद्र मोदी को हम हटवा देते हैं। उन्होंने प्लानिंग कर ली तो 2 गड़बड़ करी उन्होंने कहा अरे हम पुलवामा कर देते हैं इलेक्शन से पहले, अभी देखिए क्या होता है। अब उसको ये उनको लगा कि भाई यहाँ मनमोहन या नेहरू जी होंगे, ये खबर उधर गई नहीं कि ये आदमी तो पहले से इस सर्जरी का एक्सपर्ट है, 15 साल की ट्रेनिंग के बाद आया है। लिहाजा आपने क्या किया? आप बालाकोट में यहां करके चले गए, आपने यहां कर दी। उनको लगा इलेक्शन का मौका है, ये कुछ करेगा नहीं। इनके बारे में ये कहा जाता है
कि आप इन्हें कैसी सिचुएशन में खड़े कर दें, ये उल्टा कर देते हैं उसे। एक ने कहा चौकीदार चोर है, उसने कहा पूरा देश चौकीदार है। अब ये समझ ही नहीं आया उनकी। तो कभी कभी लोग होता है कि वो एक्सपर्ट होते हैं कि अपनी बात जो आपके पास आई है उसको मैं तोहफे के लौटा दें। वहाँ इन्होंने बालाकोट, अब वो बेचारे इंतज़ार कर रहे थे कि 26/11 हुआ था, तो उन्होंने कहा अरे कमाल हो गया यार, अभी तक हमारे पास डोजियर तो आया नहीं। डोजियर भेजते थे यहाँ के लोग, तो होम मिनिस्ट्री बनाती थी, प्रधानमंत्री जाता था, फिर वो कहते थे नहीं यहाँ अपने कौमा गलत लगाया, यहाँ से हमें रास्ता नहीं मिल रहा कि ये पठानकोट के बाद ये हमारा जो कसाब है कहाँ रहता है। वो बेचारे इंतजार कर रहे थे, इसने डोज दे दी सीधे। अब वो डोज मिली, उनको लगा ये कैसे हो गया, तो यहाँ के लोग भी परेशान किया, ये तो हमें भी नहीं पता चला, हम भी खबर नहीं दे पाए उधर के होने वाला है, कुछ हो गया। तब उसको लगा कि यार ये तो कुछ गड़बड़ हो गई है। तो बेचारों ने किया क्या कि 2 नुकसान किए। यहाँ तो बालाकोट अब पूरे देश में घूम रहा है, आज समाप्त हो गया है 5 बजे। अब बालाकोट का रिजल्ट जब आएगा जो आएगा। लेकिन वहाँ उसने क्या किया, उन्होंने कहा अरे ये जो हमें F-16 दिए गए हैं ये हमने किस काम के लिए रखे हैं। वो F-16 ऐसे में बैठ के भेजा किसी को जैसे वो टैक्सी चलाता है। वो बेचारे ने को F-16 लाए और अपने ही देश में गिरा दिया। वो अमेरिका कह रहा है कि तुम्हारी वजह से हमारी मार्केटिंग खराब हो गई, हमारा जहाज बिकना और बंद हो जाएगा। उसने कहा खबरदार, जो तुमने कहा कि हमने F-16 इस्तेमाल किया है। अब ना हंस पा रहे ना रो पा रहे, तो उधर से भी पिट रहे हैं इधर से भी पिट रहे हैं। किसी भी देश में एक नेता के बदलने से, लीडर के बदलने से, क्रिकेट टीम के कैप्टन के बदलने से मिजाज बदल जाता है। इसलिए ये आप सबकी जिम्मेदारी है, जो लोग इस राष्ट्र से प्रेम करते हैं, इस राष्ट्र के होने पे गर्व करते हैं और ये मानते हैं कि हमारा वजूद तब तक है जब तक ये राष्ट्र है। ये लोग सोचें कि ये रहे ना रहे, हम तो चले जाएंगे अमेरिका। तो अमेरिका से जब भगाया जाएगा तो कहां जाएंगे? आना तो है किसी ना किसी दिन, किसी ना कभी तो कभी ये दिन आएगा ना। तो आप अपने होने पे शर्म ना करें, अपने पे गौरव करें और 700 साल के पीरियड से आगे की दुनिया के बारे में सोचें कि उससे पहले क्या थे, और ये सोचें कि क्या कमियां थी हमारे अंदर कि हम 700 साल चोर उठाई गिरे लुच्चे लफंगों के बीच में आ गए और उनके गुलाम रहे। इस गलती को न दोहराएं और ये स्थिति बनाए रखें। और सरकार किसी की भी हो, 23 मई के बाद जो भी फैसला आए, आपका मूवमेंट कमजोर नहीं होना चाहिए, आपकी ताकत दिखते रहना चाहिए। कोई भी आएगा, मैं वो दिन देखना चाहता हूं कि जो सत्ता पे आए वो ये पूछे भाई कुछ और काटने को रह गया है मेरे लिए। जब तक वो इस स्थिति में, दिल्ली का राजा जो भी हो, वो जब तक आपके दरवाजे पे आके नहीं कि भाई साहब मुझे सत्ता में ला रहे हो कि नहीं ला रहे हो, और कोई काम हो तो बताओ, जब तक ये स्थिति ना हो जाए आप इसी स्थिति को बरकरार रखिए। अगर मगर छोटा बड़ा जात पात ये सब भूल जाइए, आप इसके भुक्तभोगी हैं। इतने गौरवशाली इतिहास में आप बट गए हैं कि आप बड़े गिनी पिग हो गए हैं। हम पता नहीं कौन सी दुनिया की बात करते हैं भाई, हमने दुनिया को क्या क्या दिया ये हम भूल गए। हमें सिर्फ ये बताया कि आप गुलाम थे, आप जातों में बटे हुए थे। अरे उससे आगे की भी दुनिया थी, उसको तो पढ़ो भाई। हम उसको नहीं पढ़ना चाहते। इसलिए इस दौर को, जो 1000 साल का दौर है और 70 साल का जो आपको पढ़ाया गया है, भले ही आपके देश में सरकारें तय करें कि राजस्थान में सरकार बदल गई है तो उन्होंने कहा वीर सावरकर फ्रीडम नहीं थे, फ्रीडम फाइटर नहीं थे, वो कह दें कोई दिक्कत नहीं है। अरे समाज में तो कहानी सुनाइए ना उनकी, घर में तस्वीर तो लगाइए, बच्चा पूछे कौन है तो उसको सही इतिहास बताइए, और कहिए कि तुम्हारे स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है वो सरकारों के एजेंडे की वजह से गलत पढ़ाया जा रहा है, लेकिन तुम एग्जाम में यही लिखना लेकिन हीरो ये है। ये जिस दिन करना शुरू करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, मैं आज के युवा पे बड़ा मेरा भरोसा है, जो मुझे कॉल्स आती हैं, जो मुझे कमेंट्स आते हैं, मैं आज के यूथ से बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ। मुझे किसी किस्म से उससे शिकायत नहीं है। मैं कभी उस यूथ से ये नहीं कहता कि भाई तुम पिज़्ज़ा मत खाना, ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। मैं इस गलतफहमी में रहना चाहता। वो पिज़्ज़ा भी खाएगा, वो गर्लफ्रेंड के साथ भी घूमेगा, लेकिन मैंने कहा राष्ट्रवाद सबसे ऊपर होना चाहिए, तुम कुछ भी करो। इसलिए इसका कोई चिंता मत करिए। यही आदमी, यही बच्चा, सच बात बता दीजिएगा, कुछ नहीं होगा। जो दौर आपको चल रहा है ना, ये कुछ 5-10 साल और रहने वाला है, क्योंकि जिन ताकतों का वजूद खतरे में आ रहा है वो पूरी ताकत से हमला करेंगी।
वो हिंदू आतंकवाद नहीं, वो यादव आतंकवाद, वो ठाकुर आतंकवाद, वो जाट आतंकवाद, वो सब कुछ करेंगी। लेकिन ये तो तय हो गया कि जो 70 साल से इस देश में देशभक्ति के नाम पे राज कर रहे थे, वो क्या वजह है कि एक फिल्म बनी है इस देश में। जो आपके पुराने गेस्ट थे जो यहाँ आए थे, हमारे भी दोस्त हैं, वो ताशकंद फाइल बनने से बड़े परेशान हैं। ये पिक्चरें पहले क्यों नहीं बन रही थी? ये नागपुर में पुष्पेंद्र पहले क्यों नहीं आ रहा था? कोई तो बात होगी मेरे और आपके बीच की, बाकी तो कोई रिश्ता नहीं है। किसी रिश्ते की वजह से तो आप यहाँ बैठे हुए हैं, मेरी बात सुन रहे हैं। मैं कौन सा बहुत बड़ा वक्ता हूँ, मैं कौन सा बहुत बड़ा नेता हूँ? मैं तो अपनी टिकट जहाज की नहीं ले सकता, किसी आपको टिकट क्या दिलाऊंगा? ये कनेक्ट जो है पूरे देश में होना चाहिए, हो रहा है। इस देश में 20-25 लोग लगातार बगैर किसी संगठन से जुड़े हुए, अगर राष्ट्रवाद आपके अंदर है, आप किस संगठन में रहते हैं डजंट मैटर, आप अकेले भी खड़े हो जाएंगे तो इसी जगह पे कई हजार पुष्पेंद्र आ जाएंगे। लेकिन करिए तो अपने अंदर कन्विक्शन पैदा करिए, किसी लालच में छोड़ दीजिए कि मुझे एमपी बनना है, मुझे राज्यसभा में जाना है, मुझे ये पद मिलना है। ये पद आपके पीछे दौड़ेंगे, एक बार कोशिश तो कीजिए भाई। आंतरिक खतरों में जो खतरे मुझे सबसे ज़्यादा लगते हैं, जिन्हें मैं दिन रात जीता हूँ, पैदा हुआ वहाँ जीता रहा, आज पाकिस्तान के बाद यहाँ हूँ, उन सब के बाद मैं ये कहता हूँ कि भारत की मेजॉरिटी की इग्नोरेंस, उसका सबमिसिव एटीट्यूड और एक साइकोलॉजिकल डर जो उसके अंदर बैठा है, अगर वो निकल गया, जो निकल रहा है, जो मुझे दिखाई दे रहा है, ये निकल गया तो आप यकीन मानिए आपके देश में 80% बजट आपका कार को चेक करने, ओके करने, दरवाजे पे खड़े होने वाली फौज पे ख़त्म हो जाएगा। कोई कमी नहीं है आपके पास। इस देश में कुछ लोगों का ही काम है गंगा को बचाना। ये सिर्फ कुछ ही लोग करेंगे कि गंगा को बचाएंगे, बाकी लोग कुछ करेंगे, पानी पिएंगे और कहेंगे हमने पी लिया, तुम भी आ जाओ बांग्लादेश से, तुम भी आ जाओ बर्मा से। उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि इस देश का पर्यावरण के बारे में वो चिंतित हों। वो इस देश के लिए चिंतित नहीं होते कि इस देश में किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, उसमें हमारा भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। उनका कंट्रीब्यूशन है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में होना चाहिए, माइनॉरिटी कमीशन में होना चाहिए, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के तहत हमें ये मिलना चाहिए, हमें ये नहीं मिला है, हमें वो क्यों नहीं मिला है, इसके अलावा उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहता होता। जम्मू कश्मीर राज्य का 1% जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, लेकिन 99% आपके और मेरे टैक्स से वो पलते हैं और देश के खिलाफ बोलते हैं। भारतीय सेना के हर जवान, इस देश में कोई ऐसा राज्य नहीं होगा, कोई देश का, इस देश का जिला नहीं होगा जहाँ से कोई फौजी जम्मू कश्मीर में मारा ना गया हो। उनसे बड़ा कोई स्टेक होल्डर है जम्मू कश्मीर में। लेकिन महबूब मुफ्ती कहती है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, वो लोग जो भारत के संविधान को नहीं मानते। लिहाजा आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोग इतनी बड़ी तादाद में आए, अभी कहते हैं 2 घंटे सुना है। अब वो हमारी एक बहन थी, वो पानी भी दे गई थी, शायद इससे जल्दी बंद कर देगा। लेकिन मैं आप सबका तहे दिल से इसलिए शुक्रिया करता हूँ कि मैं कोई बात ऐसी नहीं कह रहा जो नामुमकिन हो, लेकिन अपने अंदर विश्वास को जगाइए, अपने ऊपर फेथ रखिए, अपने ऊपर गर्व कीजिए। अगर जीवन में कहीं कोई घटना घट गई है जिस कारण से हमारा थोड़ा सा ब्लैक स्कार आ गया है, तो उसको जीवन का परमानेंट हिस्सा मत बनाइए। हमारे परिवारों में भी बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं कि कभी कभी हम लोग जो हैं लीन पीरियड से गुजरते हैं, वो चाहे नौकरी हो चाहे घर हो, लेकिन वो आपका परमानेंट नहीं है, वो चला गया है। उसे पूरी ताकत से अपने अंदर से निकाल के फेंक दीजिए। ये इतिहास भी बदलेगा, ये सरकारें भी बदलेंगी, और जो आएगा वो आपकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।